हेलो गाइस, सीईटी पेपर 5 के इंग्लिश सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है, और जो ईडियम आपके एग्जाम में आपको देखने को मिली वो थी कॉल अ स्पैड अ स्पैड। इस ईडियम का अर्थ बड़ा ही सिंपल होता है कि जो चीज़ जैसी है वैसे ही उसको पुकारना या बोलना या कहना या समझाना। और अगर यहाँ पे अपने ऑप्शंस में आप देखेंगे तो लिखा है टू डिसरिस्पेक्ट, कोई डिसरिस्पेक्ट की बात यहाँ नहीं हुई है। टू से इन एंगर, किसी चीज को कहना गुस्से में, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। टू स्पीक प्लेनली, प्लेनली कर होता है भाई सादे तरीके से कहना या फिर जो है उसे वैसे ही बोल देना। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैनिपुलेट का अर्थ होता है जो बात जैसी है उसे उससे चेंज करके एक अलग आयाम के साथ में बताना, बट गलत मैसेज को भी कन्वे कर देना। तो मैनिपुलेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये सारे मीनिंग समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार एक सेंटेंस के अंदर एक इडियम है और उसका आपको आंसर बताना है। आई एम अफ्रेड ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स एंड रुइनिंग हिज लाइफ। आई एम अफ्रेड का अर्थ हर बार मैं डरा हुआ हूं नहीं होता। कई बार आपको अगर किसी चीज का बस डर ये होता है कि आप कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, ये बोलना अगर आप चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ही इज बर्निंग, क्योंकि वह बर्न कर रहा है द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखिए, ये एक ईडियम होती है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, और इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा काम करना, बहुत मेहनत करना। ठीक है ना, दोनों ही तरीके से। मतलब अगर जैसे बोथ हैंड्स का मतलब, बोथ हैंड्स से बर्न करने का मतलब क्या होगा कि उसको बहुत जल्दी आप एग्जॉस्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, राइट। तो देखो, वेस्टिंग हिज मनी होगा, यहाँ पे आपका बिकमिंग ओवर जनरस होगा, ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जीज होगा, या लूजिंग हिज ऑब्जेक्टिव्स होगा। देखिए, वेस्टिंग मनी की तो बात ही नहीं हुई है। बिकमिंग ओवर जनरस, जनरस का अर्थ होता है काइंड, जनरस जो वर्ड यहाँ पे है उसका अर्थ होता है काइंड। तो बहुत ज्यादा दयालु बनने की भी बात यहाँ पे नहीं हुई थी। ओवर टैक्सिंग इज एनर्जीज, हाँ, किसी की एनर्जीज जो है उसको ओवर टैक्स करना, बहुत ज्यादा लगाना, बहुत ज्यादा स्पेंड करना किसी चीज को। ओवर टैक्स का अर्थ वैसे स्पेंड करना होता है, तो किसी चीज को बहुत ज्यादा स्पेंड करना, एनर्जी को बहुत ज्यादा स्पेंड करना ही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, यहाँ पे लूजिंग हिज ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक ऑप्शन और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। लूजिंग हिज ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है गोल, टारगेट। ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ क्या होता है? गोल और टारगेट। गोल और टारगेट की बात नहीं हुई है यहाँ पे, उसकी बात तो हो नहीं रही है, राइट। जस्ट मिनट, एक मिनट देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। तो यहाँ पे ये जो आप इडियम देख रहे हैं, हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपनी खुद की ही तारीफ करना। देखो, फ्लैटर, फ्लैटर जो शब्द है इसका अर्थ होता है चापलूसी करना। फ्लैटर का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना, ठीक। उसके बाद में प्रेजेस अदर्स, प्रेज यानी कि तारीफ करना, लेकिन अदर्स दूसरों की तारीफ करना। एडमोनिशेस अदर्स, दूसरों की निंदा करना, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा है, प्रेजेस हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करना। और यही होता है टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मीनिंग होता है अपनी खुद की तारीफ करना। आई होप समझ में आया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट, उसका अर्थ क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल सही क्रम के अंदर, सही क्रम में, एक ऑर्डर में, राइट। तो यही देखिए, ये पहले ही अपना ऑप्शन बिल्कुल सही है, इन परफेक्ट ऑर्डर, एकदम सही ऑर्डर में, ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर में। ऑर्डरिंग फॉर एप्पल पाई तो कुछ मतलब नहीं, एप्पल पाई मंगाने की बात नहीं होती जब आप एप्पल पाई ऑर्डर में किसी चीज को रखने के लिए कहते हैं। अरेंजिंग एप्पल्स नीटली, ना ही एप्पल्स को अरेंज करने की बात होती है। ऑर्डरली प्रिपरेशन ऑफ एप्पल पाई मतलब क्रम दर क्रम, मतलब एक क्रम के बाद दूसरे क्रम में एप्पल पाई को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसकी भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ग्लूम एंड डूम। क्या लिखा है दोस्तों? ग्लूम एंड डूम। ग्लूम एंड डूम का मतलब क्या होता है भाई? देखो, ग्लूम एंड डूम का अर्थ होता है एक ऐसी सिचुएशन जो बुरी है और उसको इंप्रूव भी नहीं होना है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है, द फीलिंग दैट अ सिचुएशन इज बैड, कि एक सिचुएशन बुरी है, एंड इज नॉट, और नहीं है, लाइकली टू इम्प्रूव। देखिए, लाइकली का अर्थ ना कहीं पॉसिबल के बहुत क्लोज होता है। जिस काम को होना है उसे हम लाइकली कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप देखते हैं कि आसमान में बादल है और बारिश हो सकती है, तो आप सेंटेंस लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल
that it may rain. और बस इसी पॉसिबल वाली जगह पे, इसी पॉसिबल वाली जगह पे, जस्ट इसी पॉसिबल वाली जगह पे आप लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सेंटेंस जो है ये ओके। इसी पॉसिबल वाली जगह पे ना आप लाइकली भी लिख सकते हैं, इसी पॉसिबल वाली जगह पे आप लाइकली भी लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन गायब हो गया। देखो, इट इज लाइकली टू, इट इज लाइकली दैट इट में रेन, ये एज इट इज सीधा सीधा आपने लिख सकते हैं। लाइकली का मीनिंग आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, और इसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है भाई, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन आपका दूसरा टॉपिक था, और यहाँ जो सेंटेंस हिंदी में लिखा है, मैं एक ही चीज चाहूंगा कि आप पढ़ के जज करके मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पे आपको पास्ट की घटना से भी पहले की बात दिख रही है या नहीं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, पहुंचना पास्ट में हुआ और उससे भी पहले घंटी का बजना हुआ, ये पूछा जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, और पास्ट ऑफ पास्ट माय डियर स्टूडेंट्स दिखाया जाता है पास्ट परफेक्ट से। पास्ट ऑफ पास्ट किससे दिखाया जाता है, पास्ट परफेक्ट से। ऑप्शंस में देखोगे एक ही जगह आपको पास्ट परफेक्ट दिखेगा, ये डिड लिखा है काट दो, ये हैड लिखा है टिका दो, वॉज लिखा है नहीं होता है, डिड लिखा है काट दो। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस V3 आता है, मतलब आपको आगे सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में ही ऑप्शन खत्म हो जाता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया क्रिस्प तैयार हैं तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। करेक्टेड, देखिए करेक्टेड को हिंदी में संशोधित बोलते हैं, वैसे तो ये 1 मिनट में यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा, लेकिन फिर भी मान लीजिए बदली हुई लिखा है अगर, तो बदली हुई के लिए आप अल्टर्ड लिख सकते हैं, राइट। और शोधित, शोधित तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, शोध कोई थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। जांची हुई जो शब्द है उसका अर्थ होता है चेक्ड। चेक्ड कॉपी की भी बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है किसकी, संशोधित की, यानी कि करेक्टेड। करेक्टेड का अर्थ क्या होता है, संशोधित। सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगला है, यदि आप स्थिति की गंभीरता को समझते तो आप वहां नहीं हंसते, ये हमारा सेंटेंस है। देखिए मैं कई बार स्टूडेंट्स को जब ये ट्रांसलेशन के क्लासेस के अंदर सिखाता हूँ तो मैं ये बात कहता हूँ कि आप हिंदी के सेंटेंस को पढ़ के इंग्लिश का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें अगर, तो चीजें इजी बन जाएंगी। जैसे इस सेंटेंस को पढ़ के आप एक बार जरा सोचें, आप खुद एकदम बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक एक बार के लिए आप अटेम्प्ट करके देखें कि क्या ये जो चीज यहाँ लिखी है ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है या नहीं, कि पास्ट में आपसे जो एक्सपेक्ट किया गया था वो आपने नहीं किया, उसका उल्टा किया था। यहाँ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चेक करके देखिए बस। क्या आप स्थिति की गंभीरता यदि आप स्थिति की गंभीरता को समझते तो आप वहां नहीं हंसते। इसका मतलब अगर ये किसी को कह रहा हूं तो इसका अर्थ ये है कि उस पर्सन ने ना तो स्थिति की गंभीरता को समझा और ना उसने अपने आप को हंसने से रोका, वो हंसा वहां पे, राइट। इसका ठीक ऑपोजिट पास्ट में हो चुका है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात आपको पास्ट का कंडीशनल यूज कर लेना है। क्या यूज कर लेना है, पास्ट का कंडीशनल। और पास्ट के कंडीशनल की स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स होती है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे के हिस्से में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस। मेरे हिसाब से इतना इनफ है, आपको अब तक अपना आंसर दिख चुका होगा। इसमें यू के बाद अंडरस्टूड डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे हेड होना चाहिए था, डिलीट है। इफ यू के बाद में हेड और अंडरस्टूड आ रखा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें नहीं आया डिलीट, इसमें नहीं आया डिलीट, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर इतनी सी ही देरी के अंदर आंसर कर लेते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, आप देखें अब नरेशन के क्वेश्चन है गाइस। नरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन और ही सेड टू मी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे जब अपन नरेशन को में इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो यहाँ पे ही सेड टू मी जो है और ऑब्वियस ही बात है टोल्ड में बदल जाएगा। ये आपको टोल्ड हर जगह दिख रहा है, और मी जो है वो रिपीट होता है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आप डिलीट कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट देयर वर सेरेमनीज होना चाहिए, आर के लिए वर कर दिया जाए, या देयर हैड बीन होना चाहिए। आप अगर इस बात को अच्छे से जानते नहीं हैं तो ये बात क्लियर कर लें गाइस कि आर का अर्थ है कि ये वर में ही चेंज होगा। आर यहाँ लिखे होने का अर्थ क्या है कि ये वर्ब में चेंज होगा, क्योंकि हमारी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हिस्सा है उसका टेंस पास्ट की तरफ मूव करता है। यानी अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ इसको पास्ट में कर देना, दैट्स ऑल।
और ये हमें इस ऑप्शन में क्लियरली नजर आ रहा है। और यहाँ तो हैड बीन लिखा है गाइस, हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट की यहाँ पर बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम प्रेजेंट से पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण आस्क्ड डिड यू सी। आपको ज्यादा रुक, देखो नरेशन के क्वेश्चन में डिड दिख जाए ना, नरेशन के क्वेश्चन में अगर डिड दिख जाए और यहाँ पे पास्ट दिख जाए तो आप हेड को ढूंढना चालू कर दो, इतनी देर लगानी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ डिड दिख रहा है, आप हेड को ढूंढो बस, इसके ये कंजंक्शन के बाद में हेड को देखो, ये रहा हेड, ये रहा हेड, बाकी दोनों डिलीट करो। इसमें लिखा किरण आस्क्ड मी वेदर, किरण आस्क्ड मी वेदर, दोनों में सेम चल रही चीज। आई हैड सीन सीन, ठीक है। द क्रिकेट मैच ऑन ऑन ऑन, ठीक है। द टेलीविजन, द अर्लियर नाइट लिखूं या लास्ट नाइट लिखूं? अगर आप नरेशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो जानते हैं लास्ट नाइट अर्लियर नाइट में ही चेंज होगा। ऑफ कोर्स आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस नाइट ऑप्शन को ढूंढा होगा, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, प्रीवियस नाइट या उसके जैसा मीनिंग देने वाला कोई भी वर्ड हमारा आंसर हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? बी, ठीक है। तो इसने दिमाग लगा के चीजों को अच्छे से किया है, उसका आंसर सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, ये लिखा है ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। देखिए एक्सप्लेन कर रहा है, वैसे ये दोनों ऑप्शंस को अपन बेटर मान के चलें। टोल्ड वाला ऑप्शन तो क्या ही देखें, अच्छा ये थर्ड भी है, और ये जो व्हाट अ कोल्ड डे है, इसे बोलना जो है ये कहीं भी सॉरो तो नहीं है, मतलब दुख तो नहीं है, तो हम इसको ऑप्शन को सीधे सीधे डिलीट कर देते हैं, ठीक। ही एक्सक्लेम्ड दैट वाज अ कोल्ड डे, ओके। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड, अच्छा इसमें तो टोल्ड आया है और इसमें इट आया है। एक टोल्ड और एक्सक्लेम्ड में तो नॉर्मल सी बात है, हम इसको चुनेंगे। और इस तरह का ये जो सेंटेंस होता है ये इट वाज अ करके ही बनता है, आप भी जानते हैं। यहाँ ये पास्ट लिखा है, इसलिए इसे लिखा जाएगा इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट अ कोल्ड डे को कैसे चेंज किया जाता है? इट वाज अ कोल्ड डे में इट इज अ कोल्ड डे में चेंज करते हैं। हम यहाँ पे पास्ट देख रहे हैं तो इसको ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर चेंज करेंगे, इट इज नहीं, इट वाज अ कोल्ड डे के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th। द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। आपको एक ही चीज देखनी है कि विल अगर लिखा है क्या, देखिए विल दिख रहा है, यहाँ पे पास्ट दिख रहा है, यानी कि आपको विल का वुड चेंज दिखना चाहिए। विल में को वुड में आपको चेंज दिखना चाहिए। आपने जब यहाँ देखना स्टार्ट किया, ये मिला, आपने कहा भाग जाओ यहाँ से। वुड दिख गया, आपने कहा ओके। वुड दिख गया, आपने कहा ओके। विल दिख गया, आपने कहा भाग जाओ। रह गया बी और सी। अपन फटाफट से देखते हैं बाकी की चीजों को भी। अच्छा, इसमें एक चीज देख सकते हैं अपन, ही वुड इसमें भी लिखा है, ही वुड इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा है हैड और इसमें लिखा है हैव। जो एक क्लियर डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है ना सेंटेंस के अंदर, वो यही है। और आई गेस एक यही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है कि वुड जो है भाई साहब एक मॉडल होता है। वुड क्या होता है, मेरे साथ बोलो क्या होता है? एक मॉडल होता है। और मॉडल के साथ सर वर्ब की हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इस बात को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने याद किया हुआ है, सोचा हुआ है, समझा हुआ है, तो फिर आप गलती की गुंजाइश कर ही नहीं सकते। हर बार हैज हैव को देख के हेड में चेंज नहीं किया जाता, वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होते हैं, बाकी के पार्ट में चेंजेस नहीं होते। मॉडल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप ये बात भी जान लें, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हैड तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वुड हैव। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, राइट। अब फिर से देखें, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। जो बात मैंने कही है वो आपने जरूर पहले पढ़ी है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी स्टूडेंट्स फंस गए थे। देखिए, he said to the interviewer could you please repeat the question। देखिए, he requested the interviewer if he could please। देखो भाई, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर जाते हैं तो ये जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है ये मोस्टली असर्टिव सेंटेंसेस के साथ ही डील करता है भाई। और असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर ये प्लीज जैसे शब्दों को नहीं लिखा जाता, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। और अगर आते भी हैं तो नॉर्मल सी बात है, वहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी तो होना चाहिए, इस तरह का कुछ, वो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जरूर चीजें ठीक नहीं है। सब्जेक्ट भी और प्लीज भी लिखा हुआ है, तो ये आपका डिलीट मान लो इसको। सेम चीज आप यहाँ देख सकते हो, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू, जब रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो फिर प्लीज लिखने का मतलब क्या है? बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अच्छा, इसको देखो, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीटेड। अगर आप कुड के बाद में रिपीटेड लिखोगे तो ये पहले वाली बात तो आपने अभी की अभी वापिस से तार तार कर दी। मैंने कहा मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिलीट।
सही ऑप्शन को चेक ही नहीं करना पड़ता कई बार तो। He requested the interviewer to repeat the question. ये जो could you please है सर, इसको अपन ने ये could वगैरह में या you could को करके या he could में करके चेंज क्यों नहीं किया? कर सकते हो, गलत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन ही हमें नहीं दिया, तो हम वो देखेंगे जहाँ जिसमें ये मीनिंग हमें एग्जैक्ट वापस से मिल जाए, और वो इसमें ही मिल रहा है। रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो देखिएगा आपको ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है। ही अर्ज्ड देम एंड सेड बी क्वाइट। ये सेड बी क्वाइट कुछ स्ट्रक्चर नहीं होती गाइस। इस सेड के बाद बी के बाद में एडजेक्टिव ऐसा कुछ नहीं होता, और सेड के बाद वैसे भी टू आता है, आप अच्छे से जानते हैं अगर आप कोई नाउन लिखना चाह रहे हैं तो। और यहाँ पे आप सेड के ठीक बाद में एक और वर्ब लिख रहे हैं, डज नॉट मेक एनी सेंस। हाँ, यहाँ पे शुड बी क्वाइट लिखा है, इसको हम देख सकते हैं। ही सेड दैट they should be, he said that they should be quiet and listen to his words। यहाँ पे लिखा है कि उनको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। एक हमें ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे अर्ज है और यहाँ पे said लिखकर, और ओके ये एक चीज यहाँ पे एक बार में खत्म हो जाता है गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो। ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो 2+V1 से ही बनते हैं, आप भी जानते हैं। ये शुड वुड का तो फॉर्मूला कहीं कुछ आता ही नहीं है, तो इनका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं बनता है। ये 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाता है जब आप देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप समझें इस बात को कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उनके इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर आपको वर्ब को 2+V1 के फॉर्मेट में लिख देना होता है, दैट्स ऑल। ये वर्ब है आपकी बी क्वाइट, तो आपको ये टू बी क्वाइट लिखना चाहिए यहाँ पे, दैट्स ऑल। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आ गई वापस से, और सेम का सेम रिपीट हो जाता है, वही सेम का सेम देखो आगे रिपीट भी हो रहा है। लिखा है लिसन टू माई वर्ड्स, लिसन टू हिज वर्ड्स। नॉर्मल सी बात है, माई को हिज में चेंज करना ही पड़ेगा। ये जो माई है वो इस ही के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग अपन ने हिज का यूज कर दिया, प्रोनाउन चेंज। नरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू सक्सेस इन लाइफ। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड सेड विश। ये कुछ नहीं होगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता। सेड और फिर विश भी, अगर आप विश को नाउन की तरह यूज करना भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उसके साथ एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल हियर, विच इज नॉट डन हियर, अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश किया उसने कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, एंड सक्सेस इन लाइफ टू महेश। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस को विश नहीं किया गया, अगर आप ध्यान से देखें सेंटेंस के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है वो अपने आप में एक वर्ब की तरह आना चाहिए, उसको विश नहीं किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगला है द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, टीचर ने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा टू महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। और उसके बाद में आगे क्या लिखा है, देखिए द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, और यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश। अगर आप इस बात को अच्छे से नहीं जानते तो इसको क्लियरली एक बार समझ लें कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए हम सीधे सीधे इसकी वर्ब बनाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश लिखते हैं। सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं यूज हो सकता, इस तरीके से नहीं बोला जाता, ये एक्सप्रेशन ही गलत है, राइट। तो इस कारण से हम इस क्वेश्चन को ना चुनते, इस ऑप्शन को ना चुनते, इसे चुनेंगे। ग्रामेटिकली इसमें हम अगर देखा जाए तो कोई एरर नहीं मानेंगे, क्योंकि सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस करके इसको लिखा, बट ये एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है। हम जनरली इस तरीके से बताते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, जो कि पूरा पूरा सेम मीनिंग यहाँ पे दिख रहा है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकी सेड आई क्लीन माई टीथ डेली। विकी सेड आई क्लीन माई टीथ डेली। सेड है, ये क्लीन बनेगा, फटाफट ऑप्शन देखो, क्लीन ये रहा, बाकी किसी में दिख नहीं रहा, खत्म। इतनी देर में करना होता है, इतना टाइम नहीं लगता है, राइट। चलो देखो नेक्स्ट। गीतल सेड आई बॉट होंडा सिटी येस्टरडे। ये देखो, ये रहा बॉट, ये रहा सेड, ये हेड बॉट ढूंढो फटाफट से। ये रहा हेड बॉट, ये रहा हेड बॉट, ये रहा हेड बॉट, काफी सारे, तो इसको उड़ा दिया। गीता सेड नहीं, गीता टोल्ड, तो टोल्ड हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। गीता सेड ये भी हो सकता है, गीता सेड ये भी हो सकता है। दैट, यहाँ पे दैट एकदम सही आया है, यहाँ पे दैट नहीं आया, यहाँ पे दैट नहीं आया, इसको उड़ा दिया जाए। ये रह गए दोनों, गीतल है, गीतल सेड that she had bought a Honda City the previous day। बात तो खत्म हो गई, yesterday को the previous day में चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे ऐसा किया नहीं गया। इतने ही चीजों को देखकर क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, बस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स,
डोंट मेक नॉइस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइस। हो तो ये सीधे सीधे गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको कहा था 2 + V1 से बन जाता है, ये रहा खत्म। बट फिर भी देख लो बाकी के ऑप्शंस। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स, कॉमा दे शुड नहीं, इस तरीके से कॉमा से सेंटेंसेस को नहीं जोड़ा जाता अभी, क्लॉजेस ये दो ऐसे नहीं जोड़े जा सकते। उसके बाद में द टीचर वांट द स्टूडेंट्स नॉट टू मेड, ये टू के साथ में अगर आप मेड जैसा लिखोगे कुछ तो फिर कैसे काम चलेगा? टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये किस तरह का सेंटेंस है जिसमें दैट लिखने के बाद में अपन इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं? ऐसा नहीं होता, राइट? तो ये कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं थी, इसलिए सबके सब जो ऑप्शन से बिल्कुल गलत है। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था, ऐसे ही चेंज किया जाता है। उसके बाद लिखा है अभय सेड टू वीना आर यू कमिंग टू द रिसेप्शन। अभय सेड टू वीना आर यू कमिंग टू द रिसेप्शन लिखा है। ओके अभय, अच्छा एक क्वेश्चन है तो आस्क्ड आना भी, सारे ऑप्शंस में आस्क्ड है, ठीक है, ओके फाइन फाइन फाइन। उसके बाद में इफ दिया है सब में और एक में वेदर दिया है, ठीक है, इफ और वेदर दोनों हो सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद में शी सब में दिया हुआ है, शी के बाद में वर दिया है, एक में वॉज दिया है, एक में विल भी दिया है। यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन इजी हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ आर लिखा है, यहाँ सेड लिखा है, यानी ये वॉज वर में चेंज होना है, ये वॉज वर में चेंज होना ही है। ये रहा वॉज, ये रहा वॉज, बाकी की दोनों ऑप्शन डिलीट करते हैं यहाँ पे अपना। अच्छा एक मिनट ना, शी वर थोड़ी, शी के साथ वर थोड़ी आएगा, शी के साथ तो वॉज आता ना, वॉज आता, ठीक है। इसके बाद में कमिंग टू द रिसेप्शन या कमिंग टू द रिसेप्शन सेम ही है। अच्छा आपको इफ और वेदर में से एक को चुनना है, तो विदाउट एंड डाउट आप किसको चुनेंगे? इफ को चुनेंगे। एक फिर से देख लेते हैं कोई और गलती ना हो इसके अंदर। शी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन, शी वाज, ओके फाइन, यस इफ को चुनेंगे। गाइस क्या यहाँ वेदर गलत है? देखिए वेदर कई बार यहाँ पे सही माना जाता है, लेकिन वेदर तब बिल्कुल सही होता है जब और नॉट दिया होता है। तो जब और नॉट ना दिया हो ना, तो उस टाइम पे इफ और वेदर दोनों ऑप्शंस होते हैं। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग इससे डिफर करेंगे कि इफ ही आना चाहिए, नहीं गाइस वेदर भी यहाँ पे आंसर हो सकता है, बट अगर हमें दो में से एक को चुनना पड़े हम इफ को चुनते हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा गया है, जो भी अब तक आज तक के एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विनोद सेड टू मी हैज योर ब्रदर रिटर्न्ड फ्रॉम दुबई, ठीक है। विनोद सेड टू मी इफ माई ब्रदर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम दुबई। यहाँ हमें ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, ये लिखा है यहाँ पे हैज, ये लिखा है यहाँ पे पास्ट टेंस, ये पास्ट है, हैज है, इसको हेड में चेंज करते हुए देखेंगे, ये गलत, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, और ये भी सही हो सकता है। देखा तो योर ब्रदर को माई ब्रदर में चेंज किया गया है इन तीनों ऑप्शंस में, माई ब्रदर में, माई ब्रदर में, माई ब्रदर में। हम बाकी की चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। हैज योर ब्रदर रिटर्न्ड, इधर भी देख लेते हैं चीजें एक बार। आस्ट, हाँ ये क्वेश्चन है तो आस्ट तो होना ही है। इंक्वायर के साथ टू नहीं गए, इंक्वायर के साथ ऑफ आता है, इंक्वायर के साथ में ऑफ आता है, और ये आस्क्स का कोई रोल नहीं है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को देख के क्वेश्चन ये जो है खत्म हो जाना चाहिए था। चलिए तो ये थे आपके पेपर 5 के इंग्लिश के सॉल्यूशंस, बाकी के सॉल्यूशंस आप देखें। थैंक यू सो मच गाइस।